हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि के वी आई एस अकेडमी। स्वागत है आपका सी सेट लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है जी। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या कहता है कि यूनिटरी मेथड जो है ये क्या है, एक फंडामेंटल टूल है। ठीक है, किस चीज के लिए? टू सॉल्व अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। और ये जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स है ये किस पे बेस्ड होंगे? बेस्ड ऑन वेरिएशन इन क्वांटिटीज। ठीक है जी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वांटिटीज। ठीक है जी, कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है, वो कैसा भी क्वांटिटी हो सकता है। यूं कहें सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, किसी भी स्टेट में ये ले सकते हैं इस क्वांटिटीज को। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ये एक ऐसा मेथड है, इट इज अ, मतलब यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है, इट इज अ मेथड। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं? वी फाइंड फर्स्ट, वी फाइंड, क्या करते हैं हम पहले क्या निकालते हैं इसमें? वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्यों निकालते हैं? ये निकालते हैं टू फाइंड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी, समझ आया? हम इसमें यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं? जो हमारे पास गिवन है उसका वैल्यू निकालते हैं, क्वांटिटी का, उस क्वांटिटी की वैल्यू पहले निकालते हैं। जब ये वैल्यू निकल जाती है तब जाके हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो हमसे पूछा जाता है उसकी वैल्यू निकल पाती है। ठीक है जी। अब ये मेथड जो है को किस किस पे कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है? तो दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन या इन क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस? टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है जी, वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस एक्सेट्रा। ठीक है जी, यहां तक समझ आया अच्छे से? ठीक है, अब आगे देखिए। अब है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, इसके कितने टाइप होते हैं? ठीक है, तो ये टोटली दो टाइप का होता है। टाइप वन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, अब एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? टू क्वांटिटीज आर said to be directly proportional to each other.
to each other if one of them increase or decrease proportionally ठीक है then the other increase or decrease to the same extent ठीक है जी। कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होगा, कोई भी दो क्वांटिटी हम उनको कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। कब, अगर उनमें से कोई एक इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो जो दूसरा है वो भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा टू द सेम एक्सटेंट। मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला भी डिक्रीज होगा। ठीक है जी, समझ आया? ठीक है, अब देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड एज क्वांटिटी वन। ठीक है, अभी जो क्वांटिटी वन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी टू के। ठीक है, तो अब ये पता है कैसा लगेगा, इसके लिए सिंबल है ये। ठीक है जी, ये सिंबल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी वन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी टू के। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखिए, थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मोर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अगर ज्यादा है ना, तो क्या होगा, मोर इज द कॉस्ट। ठीक है, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, अगर ज्यादा आर्टिकल्स है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। अब अगर ये ज्यादा है, इसमें से अगर हम कम कर देते हैं, लेस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेस इज द कॉस्ट। ठीक है जी, समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए सिंपल सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। एग्जांपल वन, एग्जांपल वन क्या कहता है, इफ कॉस्ट ऑफ 15 मैंगोज बी ₹75, then find the cost of 5 dozen मैंगोज। बताइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्या बोला है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 15 मैंगोज ₹75। ठीक है, तो 15 मैंगोज इज इक्वल्स टू ₹75। ठीक है, अब एक मैंगो का कॉस्ट कितना हो गया, एक आम का कॉस्ट, वन मैंगो इज इक्वल्स टू 75, और इधर से इसको ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 15 कम 15 और 15 बचे 75, तो ₹5 एक मैंगो। ठीक है, आगे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 5 डजन मैंगोज। तो आप ये बताइए एक डजन में कितने मैंगो हुए, 1 डजन मैंगोज इक्वल्स टू 12 मैंगोज। ठीक है, कितने हुए, 12। तो अब 5 डजन में कितने होंगे, 5 डजन
मैंगो इज इक्वल्स टू 12 इंटू 5 कितना हो गए 60। अब इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 5 डजन 60 इंटू एक आम का कितना था 5 रुपए, तो हम 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ गया रुपीज 5×30 यानी कि 300 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक। ये हो गया हमारा सिंपल मेथड। अब हम करते हैं स्पेशल मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है जी, इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए 5 डजन मैंगो का कॉस्ट कितना है ₹X। ठीक है, ₹X, ये हमने मान लिया। ठीक है, 5 डजन में कितने मैंगो हुए, 12 इंटू 5 दैट इज 60। ठीक है, अब यहां पे देखिए रूल क्या लगेगा, मोर द नंबर ऑफ आर्टिकल मोर द कॉस्ट। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं मोर मैंगोज, अलग से पेन से करते हैं, मोर मैंगोज इज इक्वल्स टू मोर कॉस्ट। ठीक है, जितना आम बढ़ेगा उतना ही उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंगोज कितने हैं 15 मैंगो रेशियो 75 रुपीज का। ठीक है, तो 60 मैंगो यानी कि 60 मैंगो कितने के हैं, रेशियो X। ठीक है जी, इतना तक ठीक है। अब हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं 15/75, 75। ठीक है, इज इक्वल्स टू 60/X। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 15 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 60 इंटू 75। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये, तो जब इसको यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर इस साइड आएगा इक्वल टू उस साइड, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 75/15। ठीक है, अब 15 कम 15, 15×5 = 75, 5×6 = 30, 300 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था सिंपल मेथड। ठीक है, जो हम शुरू में क्लासेस में पढ़ते थे 4th 5th 6th में। ठीक है, ये वो मेथड से है, और ये मेथड है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेथड से। ठीक है जी, आपको जो सुटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं, ये यूज कीजिए, ज्यादा इजी है, 2-4 बार आप करेंगे तो हैंडी हो जाएगा और इजीली निकल आएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, इसमें क्या कहता है, जैसा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन था इसका जस्ट ऑपोजिट है कि टू क्वांटिटीज, इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी indirectly proportional if one of them increase or decrease
proportionally, then other increase or decrease to the same extent. यहाँ पे पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज, ठीक है। अगर इंक्रीज होगा तो, ओह सॉरी, पहले ही ठीक था, नहीं पहले भी गड़बड़ था। इंक्रीज है तो डिक्रीज होगा और डिक्रीज है तो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो वो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड एज, सेम टू सेम प्रोसीजर है इसका भी, क्वांटिटी 1, ठीक है, 1 अपॉन क्वांटिटी 2, ठीक है जी। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका भी। एग्जांपल नंबर 1, more the number of workers, more the number of workers, less in the number of days, number of days, ठीक है जी। जितने ज्यादा वर्कर होंगे काम करने के लिए उतना ही कम समय लगेगा, ठीक है। दूसरा, less the number of workers, more in the number of days, ठीक है। जितने कम वर्कर्स होंगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा काम में, ठीक है जी। समझ आया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या कहता है? इफ करंट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स अ डिस्टेंस इन 9 आवर्स, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करता है 9 आवर में, ठीक है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है कि 60 किलोमीटर पर आवर से वो कितने देर में कवर करता है? 9 आवर्स में, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो इसको मान लेते हैं x आवर्स, ठीक है जी। डिस्टेंस की हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या बोला है? सेम डिस्टेंस है, ठीक है, जरा सा भी ऊपर नीचे मतलब कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है फिर से। एक तो सिंपल मेथड है, ठीक है, सिंपल मेथड, और दूसरा वही हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड। तो पहले सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर इनडायरेक्टली। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास गिवन है स्पीड और टाइम। स्पीड और टाइम गिवन है तो डिस्टेंस निकल जाएगा,
जी बिल्कुल। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 60 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9 छक 54, यानी कि 540 किलोमीटर। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? ठीक है। अब क्या है, अब कह रहा है कि सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना सेम है और स्पीड 90 हो गई है, यानी कि स्पीड अब बढ़ गई है। तो हमारा x कितना होगा, मतलब टाइम निकालना है। तो अब ये डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? 540, 540 अपॉन स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 कम 9, 9 छक 54, तो कितना हो गया? 6 आवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया यहाँ तक? यह है सिंपल मेथड। ठीक है जी, अब हम करते हैं किससे? क्या है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है जी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड। अब इसमें क्या है, लेट कर लीजिए टाइम टेकन, ठीक है, बी एक्स। एक्स डिस्टेंस, एक्स हमने लेट कर लिया टाइम को। ठीक है, अब जो इसका स्लोगन है क्या है? मोर स्पीड, मोर स्पीड इक्वल्स टू लेस टाइम। ठीक है, और ये क्या है? इनडायरेक्ट, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, फर्स्ट में क्या कहता है? 60 किलोमीटर दैट इज 9 आवर्स। तो 60 रेशियो 9, उसके बाद 90 रेशियो एक्स। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे जो लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब हम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्पीड एक साथ लिखे जाएंगे, ठीक है, और टाइम एक साथ लिखा जाएगा, वर्कर एक साथ लिखा जाएगा, और नंबर ऑफ डेज एक साथ लिखे जाएंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसका कैसे होगा? यहाँ पे हो जाएगा 60 रेशियो 90। ठीक है, 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस सॉरी, टाइम, टाइम टेकन 9 आवर्स है और एक्स है, तो एक्स और 9। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे एक्स पहले आया है, 9 बाद में क्यों आया है? क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स अपॉन 9 है, 1/क्वांटिटी 2। ठीक है, ये क्या है? क्वांटिटी 2 है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ऐसे मूव करेगा तो 9 रेशियो एक्स हो जाएगा ना, इसीलिए ऐसे। ठीक है जी, अब देखिए इसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 60/90 इज इक्वल्स टू x/9। ठीक है, अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 60x/90 इज इक्वल्स टू 60 × 9। ठीक है, सेम टू सेम आ गया ना? समझ आया? ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे? 90 को इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल्स टू 60 × 9/90। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से 9, तो आंसर आया 6 आवर्स। आंसर। ठीक है जी, कुछ भी हार्ड नहीं था, सिंपल था बिल्कुल। इससे
ये वही है 4th 5th क्लास वाला, और ये हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है जी, समझ आया अच्छे से आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है स्पेशल टेक्निक्स की। ठीक है, समय स्पेशल टेक्निक्स में टेक्निक नंबर 1, इफ M1 persons can do W1 work in D1 days, ठीक है, and M2 persons can do work can do W2 work in D2 days, then we have a general formula। ठीक है, क्या? M1 into D1 into W2 is equals to M2 into D2 into W1। ठीक है जी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, मतलब कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, तीन तीन पार्ट में, मतलब उसको वो निकाल लिया गया है। ये पर्सन हो गया, ठीक है, ये वर्क है, और ये डेज है। तो इनका आउटपुट क्या है, उसका ये निकला। अगर हम इसमें टाइम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हेयर इफ वी इंक्लूड टाइम ऑल्सो एज T1 एंड T2, ठीक है, देन जनरल फॉर्मूला क्या निकलेगा, M1 D1 W2 T1 is equals to M2 D2 W1 T2। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। समझ आया यहाँ तक? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इफ 30 मैन, ठीक है, 30 मैन वर्किंग 18 आवर्स पर डे कैन रीप अ फील्ड इन 32 डेज। ठीक है जी, हाउ मेनी डेज कैन 36 मैन कैन रीप फील्ड इन 16 पर आवर डेज। ठीक है जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे M1 W1 D1 T1, ठीक है, M2 W2 D2 और T2। ठीक है, इनमें से क्या क्या गिवन है हमारे पास, M1 गिवन है, मैन M1 कितना है 30, T गिवन है, T कितना है, वो ऐसे लिखेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं M1 इक्वल्स टू 30, T गिवन है T1 इक्वल्स टू 18 आवर्स। ठीक है, पर डे का है तो पर डे। ठीक है जी, और डेज कितना है D1 32। ठीक है जी, W नहीं है, W क्या है वर्क, तो ये नहीं गिवन है। अब M2 क्या है 36 मैन, T कितना है T2, T2 है 16 आवर्स, 16 आवर्स पर डे। ठीक है, अब D कितना है D2, इसको हम मान लेते हैं X, ये हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू हमारा टेक्निक, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निक, ठीक है, M1 D1 T1 D1 नहीं D2 T1 इज इक्वल्स टू M2 D1 T1। ठीक है, यही है ना, M1, अच्छा D1 W है, ठीक है, यहाँ पे D1 और यहाँ पे T2, यहाँ पे T2। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
अब देखिए m कितना है 30 इंटू t कितना है 18 इंटू डी कितना है 32। तो 32 और 18 इज इक्वल्स टू 36 इंटू डी क्या है x, टाइम कितना है 60। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू ये सभी क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इन सभी को इधर से इधर जब ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को इधर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो x इज इक्वल्स टू 30 इंटू 32 इंटू 18 अपॉन 36 इंटू 16। ठीक है जी। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 से फिर ये 2 कैंसिल, तो x कितना आया, x इज इक्वल्स टू 30 डेज, आंसर। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई समस्या, समझ आ गया यहां तक, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है जी। चलिए अब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क में है। ठीक है, सॉल्व करके और आंसर आपको बताना है क्या है। ठीक है जी। यूनिटरी मेथड इतना ही था। रेशियो और प्रोपोर्शन का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्लस यूनिटरी मेथड, ठीक है, इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा मिक्सचर, मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। ठीक है जी। तो इनसे रिलेटेड ये जो 3 टॉपिक है आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 टॉपिक है, इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आप सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो हमसे पूछिए। ठीक है, डाउट आता है तो हमसे पूछिए टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।